हेलो फ्रेंड्स। वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आज जो टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो है इन्वेस्टमेंट एसेट क्लासेस। इससे पहले की वीडियोस में हमने फाइनेंशियल गोल्स के बारे में बात करी थी। हमने डिफरेंट सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स आइडियाज़ के बारे में बात करी थी और ये उसी का अगला पार्ट है। अगर आपने हमारे पुराने पार्ट्स नहीं देखे हैं, पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से उस चीज़ को देख सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप देख सकें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एसेट क्लासेस की जब हम बात करते हैं तो उससे पहले आता है इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज, डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। तो इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज क्या होता है? जैसे कि म्यूचुअल फंड हो गया, इक्विटी हो गई, डेट हो गया, बॉन्ड हो गए, एफडीज हो गई, ये सब इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज कहे जाते हैं। और इसी इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज को अगर हम क्लब आउट करते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में, तो इन कैटेगरीज को हम लोग एसेट क्लासेस कहते हैं। ठीक है। अब ये एसेट क्लासेस जो हैं, हर एक कैटेगरी, एसेट क्लासेस की हर एक कैटेगरी एक सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। तो ये एसेट कैटेगरीज क्या क्या होते हैं, ये एसेट क्लासेस ये क्या क्या होते हैं? बेसिकली एसेट कैटेगरीज एसेट क्लासेस को चार डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में बांटा गया है, जो इसमें कि पहला है रियल एस्टेट, दूसरा कमोडिटीज़, तीसरा है फिक्स्ड इनकम, चौथा है इक्विटी। तो हम बारी बारी से इनके बारे में बातें करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं रियल एस्टेट पे। तो रियल एस्टेट जो बहुत पॉपुलर सेगमेंट है एसेट क्लास में, ये काफ़ी लोगों के बीच में काफ़ी पॉपुलर रहा है, क्योंकि इसको हम लोग फिजिकल और फाइनेंशियल दोनों फॉर्म में परचेज कर सकते हैं। फिजिकल फॉर्म मीन्स कि हमने कोई एग्रीमेंट करी, सेलर को हमने पैसे दिए, डॉक्यूमेंटेशन करा, चार्जेस पे करी और हमने परचेज कर लिया। फिजिकल फॉर्म में ये फिजिकल फॉर्म हो गया। फाइनेंशियल फॉर्म में अगर हमने कोई रियल एस्टेट फंड जाके म्यूचुअल फंड का खरीद लिया या कोई इलेक्ट्रॉनिकली हमने परचेज करा है, वो हो गया फाइनेंशियल फॉर्म में। ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। रियल एस्टेट जो है इसको हम लोग एक वाइज डिसीजन नहीं कह सकते कि एक इन्वेस्टमेंट ये एक इन्वेस्टमेंट ही है, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट ही है, क्योंकि ये एक एक्सपेंस भी हो सकता है। अब वो कैसे एक्सपेंस ये कैसे हो सकता है? अगर किसी ने अपने खुद के रहने के लिए एक परचेज किया, एक घर खरीदा अपने लिए, उस घर को वो खुद कंजम्पशन पर्पस के लिए उसने यूज़ किया, तो ये उसके लिए एक्सपेंस हो गया। यहाँ पे हमने रियल एस्टेट में एक्सपेंस वर्ड यूज़ किया है, इन्वेस्टमेंट नहीं यूज़ किया। क्योंकि इसलिए इन्वेस्टमेंट यूज़ नहीं किया कि अगर आने वाले फ्यूचर में अगर उसने उस घर को बेचा, उस बंदे ने अगर उस घर को बेच दिया, तो ये वापस उसके लिए लॉस हो जाएगा। अगर वो किसी चीज़ को सेल आउट करने के बाद, किसी इन्वेस्टमेंट को सेल आउट करने के बाद अगर आपको लॉसेस होते हैं, तो एक वाइज इन्वेस्टमेंट वो नहीं हुआ, वो एक एक्सपेंस हुआ था। यही इस यहाँ पे सेल्फ कंजम्पशन के अलावे अगर किसी उसने रेजिडेंशियल या कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदी होती और उससे रेंटल इनकम के पर्पज से खरीदा होता, वहाँ वो इन्वेस्टमेंट करी होती, तो वो एक इन्वेस्टमेंट कही जाती। ठीक है। तो रियल एस्टेट जो है का बहुत ही एक एक इंटरेस्टिंग एवेन्यू रहा है लोगों के नज़रिए में, क्योंकि यहाँ पे जो ये जो कैटेगरी है, कुछ डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड्स भी दिखाता है, अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी दिखाता है। जैसे कि रियल एस्टेट को हम लोग जब परचेज करते हैं, तो यहाँ जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है, इसको इम्पैक्ट करता है, वो होता है लोकेशन। क्योंकि लोकेशन ही डिसाइड करेगा कि आने वाले टाइम में ये जो इन्वेस्टमेंट है हमारा कैसा परफॉर्म करेगा, इसकी फ्यूचर क्या होगी, किस तरीके से ये बिहेव करेगा। जो दूसरी इसकी जो ट्रेड होती है, वो ट्रेड ये कहती है कि ये डिविजिबल नहीं होता। इसको हम लोग छोटे छोटे फॉर्म में खरीद नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि थोड़ा थोड़ा करके खरीद के रख लिया, जैसे कि अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में ऐसी अवेलेबिलिटी होती है, तो हम इसमें ऐसा नहीं कर सकते। जो तीसरा ट्रेड होता है रियल एस्टेट का, वो ये होता है कि ये इलिक्विड होता है। इलिक्विड का मतलब जिसको हम ईजिली कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर हम चाहें कि हम कोई, हमारे पास कोई प्रॉपर्टी है और उसको हम ईजिली बेच दें, कोई फिजिकल एसेट को ईजिली बेच दें, तो उसमें टाइम लगता है, हमें बायर ढूंढना पड़ता है, किसी सर्टेन एग्रीमेंट्स पे जाना पड़ता है, उसकी रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है, ब्रोकरेजेस चार्जेस, रजिस्ट्रेशन, बहुत सारे प्रोसेस के थ्रू हमें गुजरना पड़ता है। तो वो ये इलिक्विड होता है, इतनी जल्दी वो कैश में कन्वर्टेबल नहीं होता है। ठीक है। सबसे जो इसके बारे में अगर हम रियल एस्टेट के बारे में और अच्छे से अगर जानें, तो देखना कि रियल एस्टेट में कुछ ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी होते हैं, जो कि जो ब्रोकरेजेस हमने पे करी हैं, जो चार्जेस हमने पे करे हैं, जो सेटलमेंट्स के लिए हमने दिए हैं, वो एक चार्जेस के रूप में आ जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ जो है, एक मेंटेनेंस कॉस्ट का भी होता है कॉन्सेप्ट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में, कि अगर हमने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो उसको टाइम टू टाइम उसको मेंटेनेंस में उस पर खर्चा कराना पड़ेगा, उसकी रिपेयरिंग करानी पड़ती है, या फिर कोई
कभी फॉर एग्जांपल अगर मैं रेंट पर्पस के लिए कोई हाउस खरीद के किसी रेंट पे लगाया हुआ है, तो कभी वहाँ पे हो सकता है प्लम्बिंग के इश्यूज आ जाएं, हो सकता है वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शनल इश्यूज आ जाएं, कुछ टूटने का, कुछ कलरिंग का, कुछ पेंटिंग का, कुछ ऐसे जो कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस होते हैं वो हमें टाइम टू टाइम इनकर करने पड़ते हैं, जो कि एक इन्वेस्टमेंट में हमारे लिए एक कॉस्ट के लिए ये कॉस्टिंग हमारी बढ़ जाती है, जो कि हमारे ओवरऑल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को इफेक्ट करता है। ठीक है, तो अब आते हैं हम अपने दूसरे एसेट क्लास पे, जो कि है कमोडिटी। तो कमोडिटी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग और फेमिलियर कॉन्सेप्ट रहा है इन्वेस्टर्स के जो कमोडिटीज़ होती हैं इनमें जो हम अगर देखें तो कमोडिटीज़ काफ़ी टाइप्स के होते हैं। कुछ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ होती हैं, जैसे कि स्पाइसेस हो गई, कुछ पेट्रोलियम कमोडिटीज़ हो गई जैसे पेट्रोल और डीजल हो गई, कुछ मेटलिक कमोडिटीज़ जैसे गोल्ड एंड सिल्वर। और इन सभी में गोल्ड सिल्वर जो है वो काफ़ी पॉपुलर है इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से। सारी कमोडिटीज़ में इन्वेस्टमेंट पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कमोडिटीज़ पेरिशेबल होती हैं, जो कि जल्दी ख़राब हो जाती हैं, तो उनमें लॉन्ग टर्म पोजीशन हम नहीं ले सकते, तो उसमें इन्वेस्टमेंट पॉसिबल नहीं होता है। कुछ कमोडिटीज़ को हम लोग लेते हैं, ऐसे कमोडिटीज़ डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट के रूप में भी मार्केट में अवेलेबल है। डेरिवेटिव्स के बारे में हम लोग आगे अपनी वीडियोस में चर्चा करेंगे कि डेरिवेटिव्स क्या होता है, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होती हैं। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं यहाँ पे। तो कुछ डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट के रूप में भी कमोडिटीज़ अवेलेबल होते हैं, लेकिन डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट की इन्वेस्टमेंट जो है उसको वाइज इन्वेस्टमेंट नहीं कहेंगे यहाँ भी। उसके भी दो रीजंस हैं। पहला रीज़न है कि वो बहुत स्मॉल टाइम के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। अगर हमने कोई लॉन्ग पोजीशन होल्ड करना है उस कॉन्ट्रैक्ट में या उस इन्वेस्टमेंट में, तो हम वो नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत स्मॉल लेवल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। सेकंड जो होता है वो ये होता है कि बहुत ही रिस्क एक्सपोजर इसमें हम बहुत ज़्यादा ले लेते हैं डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट में, क्योंकि इसमें एक स्मॉलर मार्जिन मनी की रिक्वायरमेंट होती है। और फॉर एग्जांपल के तौर पे हम 2000-4000 रुपये मार्जिन मनी दे करके 20,000-50,000 का रिस्क एक्सपोजर ले लेते हैं, तो जो हमारे लिए काफ़ी एक रिस्की एक बर्डन हो जाता है, जो कि एक वाइज इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं होता है। हाँ, हालाँकि ऐसी ऐसी बात नहीं है कि कमोडिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करना सभी कमोडिटीज़ में रिस्की हो जाता है। तो कमोडिटीज़ लाइक गोल्ड एंड सिल्वर, जो कि वाइडली इन्वेस्टमेंट कमोडिटी एसेट्स हैं, जिसमें कि लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, और गोल्ड और सिल्वर को एक यूनिवर्सल इन्वेस्टमेंट एवेन्यू के रूप में भी काफ़ी सराहना मिलती है इनको। अब देखते हैं कि जो इन गोल्ड और जो सिल्वर के जो प्राइसेस होते हैं, जो डिफरेंट टू कंट्रीज़ हैं, टू कंट्रीज़ के करेंसी के जो प्राइसेस डिसाइड होती हैं, फॉरेन एक्सचेंज की जो प्राइसेस होती हैं, उसके बेसिस पे यहाँ पे इनका डिटर्मिनेशन होता है कि गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस क्या होंगे। क्योंकि बिना इनके प्राइसेस के जो है करेंसी की कोई अहमियत नहीं रह जाती है। पहले करेंसी डॉलर और जो भी करेंसी आज रुपया चल रहा है, आज जो भी यूरोपियन करेंसी चल रही है, यूरो है, पाउंड है, जो भी हैं, इनसे पहले गोल्ड ही होता था। जो एक्सचेंज का जो मीडियम था वो इसी के थ्रू होता था। कोई बार्टर सिस्टम के अगर किसी कंट्री को किसी अदर कंट्री से कोई अगर प्रोडक्ट चाहिए होती है, तो उसके बदले में पहले गोल्ड ही दिया जाता था। उसके बाद ये करेंसी लाइमलाइट में आई थी, फिर डॉलर एक्सेप्टेबल होने लगे काफ़ी कंट्रीज़ के थ्रू। अभी भी अगर कोई कंट्री की अगर कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब होती है, तो वो कंट्री अपने गोल्ड रिजर्व्स को दिखा करके, अपने सेंट्रल बैंक में गोल्ड रिजर्व्स को दिखा करके किसी अदर कंट्री से बोरो करती है करेंसी को। तो गोल्ड हमारे लिए बहुत ही हमारी इकोनॉमी के लिए और कंट्री के लिए बहुत ही सेफर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी माना जाता है, जो कि अप्रिशिएट इन लॉन्गर टर्म में होल्ड करने पे अप्रिशिएशन दिखाता है। तो कमोडिटीज़ में ये सारी चीज़ें हम इसमें देखते हैं। सबसे जो इम्पैक्ट वाली बात इसमें ये आती है कि कमोडिटीज़ ही एक ऐसा इन्वेस्टमेंट एवेन्यू है, जो कि खुद के कंजम्पशन के लिए भी लिया जाता है और इन्वेस्टमेंट के लिए भी लिया जाता है। इसको हम लोग कंजम्पशन भी कर लेते हैं या इन्वेस्टमेंट भी करने के लिए इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब जो अगला इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास है, वो आता है हमारा फिक्स्ड इनकम का। तो फिक्स्ड इनकम की अगर हम बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है बैंक की फिक्स्ड डिपॉजिट या एफडी। ठीक है, तो नॉर्मली फिक्स्ड इनकम का मतलब होता है बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, एफडी या समथिंग एल्स। नॉर्मली जब किसी कंपनी को या किसी गवर्नमेंट को अगर पैसे की ज़रूरत होती है, तो वो कुछ पेपर्स इशू करते हैं। उन पेपर्स को डिवेंचर्स या बॉन्ड्स कहा जाता है। उस पेपर के बदले मार्केट से पैसा उठाया जाता है, और उस पैसे, जो भी पैसा बोरो किया जाता है, उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट दिया जाता है लेंडर को। लेंडर यहाँ पे आम जनता है या जो परचेज़र है बॉन्ड्स की, उसको बोलते हैं।
तो यहाँ पे कुछ सर्टेन जो लमसम अमाउंट है, जो भी जो पेपर इशूअर होता है वो बोरो करता है और उसके बदले में लेंडर को इंटरेस्ट पे आउट करता है। तो जो इंटरेस्ट पे आउट हो सकता है कि कुछ बॉन्ड्स या डिबेंचर्स जो हैं सो रेगुलर इंटरेस्ट भी पे आउट करती हैं, या मंथली या क्वार्टरली या ईयरली, या और कुछ जो डिवेंचर्स या बॉन्ड्स होते हैं वो लमसम अमाउंट पे आउट करते हैं अपने मैच्योरिटी के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे इसको बहुत ही जो बॉन्ड्स और डिवेंचर्स की जो इन्वेस्टमेंट्स होती है इसको बहुत ही सेफर माना जाता है, बहुत ही सेफर और साउंड माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई रिस्क नहीं होता है। क्योंकि नॉर्मली ये जो पेपर इशूअर होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट होती हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या अदर जो पार्टीज होती हैं, कमर्शियल बैंक्स लाइक दिस, ये सारे इश्यूज करते हैं डिवेंचर्स या बॉन्ड्स या एनसीडीज को। तो यहाँ पे इसको काफ़ी सेफर माना जाता है। लेकिन जो फैक्ट होती है वो ये चीज़ है कि डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टमेंट की गोल्स के अकॉर्डिंगली ही इसको हम लोग प्लान आउट कर सकते हैं, और बिना इन्वेस्टमेंट गोल की सिमिलरिटी के हम उनको मैचिंग के हम इसको इन्वेस्टमेंट अगर ब्लाइंडली इसमें करते हैं तो हमारे रिटर्न्स पे इम्पैक्ट करता है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड्स के रेट इन्वर्सली इम्पैक्ट होते हैं। अगर इंटरेस्ट रेट मार्केट का बढ़ेगा तो बॉन्ड की रेट्स डाउन जाते हैं। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है जो सिमिलरिटी के, ये हम आगे के वीडियोज़ में हमारी डिस्कशन होगी। पहले हम अभी एसेट क्लास की बात कर लेते हैं। तो जो हमारा अगला एसेट क्लास है वो लास्ट एसेट क्लास वो होता है इक्विटी का एसेट क्लास। इक्विटी का मतलब होता है ओनरशिप। जैसे हमने किसी पर्टिकुलर कंपनी का कोई शेयर खरीदा, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग रिलायंस। अगर हमने रिलायंस का अगर कोई शेयर खरीदा है तो उतने परसेंटेज शेयर्स के खरीदने के बाद उतने परसेंटेज उस कंपनी के हम हिस्सेदार बन जाते हैं, उतने ओनर बन जाते हैं। कंपनी को प्रॉफिट हो या नुकसान हो वो हमें एक साथ ही झेलना पड़ता है। अगर कंपनी को 1 रुपये का भी नुकसान होता है तो उसमें भी उस नुकसान में भी हमारा हिस्सेदारी होता है, और अगर कंपनी को अगर 1 रुपये का प्रॉफिट हो तो उसमें भी हमारी प्रॉफिट्स में हिस्सेदारी होती है। तो यहाँ पे इक्विटी मतलब हिस्सेदारी होती है। तो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट के जो है पहले फिजिकली भी परचेज किया जाता था इक्विटी। पहले के टाइम पे जब स्टार्ट हुई थी इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टिंग, तो पहले फिजिकल पेपर्स दिया जाता था, स्टॉक के पेपर्स होते थे और वो पेपर परचेज किया जाता था और फिजिकल फॉर्म में उसको रखा जाता था। बट आज के दौर में फिजिकल पेपर की परचेजिंग पॉसिबल नहीं है, तो फाइनेंशियली ही कोई डीमैट अकाउंट खोल के या फिर किसी कोई डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू या किसी ब्रोकर के थ्रू आप शेयर्स परचेज कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट ऐप्स भी अवेलेबल है मार्केट में जहाँ से आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही रिस्की होता है, इतना आसान नहीं है। बिना सही नॉलेज के और बिना सही एनालिसिस या रिसर्च के इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही रिस्की होता है। इसके लिए हमें मार्केट को दोष नहीं देना चाहिए होता है, इसके लिए हम खुद ही जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि बिना इन्वेस्टमेंट के आइडियाज़ के और बिना किसी सलाह के हम लोग इन्वेस्टमेंट कर देते हैं इस इक्विटी में, और लॉसेज होने के बाद कहते हैं कि मार्केट खराब है। तो चलिए इसके बारे में लोग लेटर ऑन बात करेंगे। सबसे पहले एसेट क्लासेस में बात करते हैं कि जो जितने भी एसेट क्लासेस यहाँ जो मैंने बात करी, इक्विटी की बात करी, कमोडिटीज़ की बात करी, रियल एस्टेट की बात करी, तो इन सभी एसेट क्लासेस में हमने देखा कि एक कुछ चीज़ें जो हैं डिफरेंट हैं, कुछ वेरियस एसेट कैटेगरीज में सिमिलर हैं और कुछ डिफरेंस है। सबसे पहले कि इक्विटी और जो अपना बॉन्ड्स है, इक्विटी में और बॉन्ड्स में जो इन्वेस्टमेंट हम लोग करते हैं इसको हम लोग सिर्फ फाइनेंशियल फॉर्म में कर सकते हैं, फिजिकल में नहीं कर सकते। लेकिन यही अगर हम कमोडिटीज़ की बात करते हैं और रियल एस्टेट की बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग इन दोनों में फाइनेंशियली और फिजिकली दोनों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी सिमिलरिटी में मानी जाती है। रियल और एक और बात है कि रियल एस्टेट और कमोडिटीज़ वो इक्विटी और बॉन्ड से डिफरेंस है दो अलग तरीके से। जो रियल एस्टेट और कमोडिटीज़ है कि रियल एस्टेट भी हम लोग अपने पर्सनल यूज़ के लिए, पर्सनल कंजम्पशन के लिए परचेज करके रख सकते हैं, और कमोडिटी को भी हम लोग पर्सनल कंजम्पशन के लिए परचेज करके रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने गोल्ड में इन्वेस्ट किया कमोडिटीज़ में तो हम खुद भी यूज़ कर सकते हैं। स्पाइसेस में इन्वेस्ट किया, परचेज करके रखा फिजिकली, तो उसको हम अपने घर के यूज़ में भी ला सकते हैं। उसी तरीके से रियल एस्टेट की बात करें, कोई अगर हमने प्रॉपर्टी खरीदी उसमें हम खुद भी रह सकते हैं, हमने कोई कमर्शियल ऑफिसेस खरीदी उसमें हम खुद भी अपने ऑफिस खोल के यूज़ कर सकते हैं। तो इन दोनों केसेस में हमने पर्सनल यूज़ किया। लेकिन यही अगर मैं बात करूँ इक्विटी की या फिर अगर मैं बात करूँ बॉन्ड्स की, तो इन दोनों केसेस में पर्सनल कंजम्पशन पॉसिबल नहीं है। तो ये भी एक डिफरेंस बन जाता है। तो एक और चीज़ कि इक्विटी के केसेस में आप कंपनी के ओनर बन जाते हैं,
उतने पर्टिकुलर पार्ट के जितना पार्ट आपने इक्विटी का खरीद के रखा है। लेकिन बॉन्ड्स के केस में ऐसा नहीं होता। आपने जो भी बॉन्ड्स खरीदे हैं या डिवेंचर्स खरीदा है, आप उसके ओनर नहीं हो। जितने टाइम पीरियड के लिए वो बॉन्ड इशू किया गया है, जितने टाइम पीरियड के लिए आपने वो बॉन्ड लिया है, इंटरेस्ट पे आउट आपको उतने दिन के लिए मिलेगा और मैच्योरिटी होने के बाद वो आपका वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है और वो डिवेंचर्स या बॉन्ड्स इशूअर के पास वापस चला जाता है और आपका पैसा विथ इंटरेस्ट आपके पास आ जाता है। तो यहाँ पे कोई ओनरशिप वाली केस नहीं आती है। तो ये भी एक मेजर डिफरेंस माना जाता है। अब हमने यहाँ पे समझ लिया कि डिफरेंट एसेट क्लासेस क्या होते हैं। तो अब हम लोग कुछ जान लेते हैं कि इन सभी एसेट क्लासेस का इन्वेस्टमेंट का मॉड्यूल क्या क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने कहीं इक्विटी में इन्वेस्ट करना है तो हम लोग किसी लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप कंपनी के स्टॉक्स खरीद सकते हैं, किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो इन कुछ तरीकों से हम लोग इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हम कमोडिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हम लोग गोल्ड खरीद सकते हैं, सिल्वर खरीद सकते हैं, कोई कमोडिटी से रिलेटेड कोई एक्सचेंज ट्रेडेड फंड खरीद सकते हैं। ठीक है, अगर हम फिक्स्ड इनकम में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फिक्स्ड इनकम में हम लोग बॉन्ड्स खरीद सकते हैं, डिवेंचर्स खरीद सकते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट बैंक के साथ ले सकते हैं, कोई आरडी कोई रेकरिंग डिपॉजिट बैंक के साथ शुरू कर सकते हैं, किसी इंडोमेंट प्लान, इंश्योरेंस के किसी इंडोमेंट प्लान में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई पेंशन प्लान ले सकते हैं, कोई पोस्ट ऑफिस स्कीम ले सकते हैं। ये सारे फिक्स्ड इनकम कैटेगरीज में आते हैं। अब हम एक और इन्वेस्टमेंट अपना कैटेगरी रियल एस्टेट की अगर हम बात करें तो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए हम कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी ले सकते हैं, कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी ले सकते हैं। तो इन सब के थ्रू हम लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक अदर एसेट क्लासेस और भी हैं, इन चारों के अलावा भी एक अदर एसेट क्लासेस ऐसा है जो कि आजकल काफ़ी ट्रेंड में है। जैसे जो कि नॉर्मली एचएनआईज और जो काफ़ी हाईली नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं उनमें ये काफ़ी ट्रेंडिंग रहा है। जो रेयर कॉइन्स होते हैं, पेंटिंग्स होती हैं, कोई हाईली डिमांडिंग पेंटिंग्स या फिर कुछ म्यूज़ियम में जो आपने देखे होंगे काफ़ी जो है काफ़ी प्रीशियस मॉन्यूमेंट्स होते हैं, काफ़ी प्रीशियस आर्टिकल्स होते हैं जो कि कभी कभी सेल के लिए अवेलेबल होते हैं। तो ऐसे प्रीशियस आइटम्स या प्रीशियस आर्ट वर्क्स जो हैं ये भी काफ़ी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास है जिनकी प्राइसेस अप्रिशिएट होती हैं अमॉन्ग दिस कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स। तो ये एक अदर इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास को हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन जो बेसिक जो ये हैं ये 4 ही एसेट कैटेगरी हैं। तो हम हमारे आने वाली वीडियोज़ में हम लोग देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट एसेट क्लासेस में इन्वेस्टमेंट करने के क्या क्या रिस्क हैं और उन रिस्क को कैसे मैनेज करेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप तक पहुंच सके। थैंक यू।